तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज आप डेमो क्लास 3 भी समझ लीजिए। और आज आज से जो हम लोगों का आरएलसी एंड पैनल वायरिंग का क्लास शुरू हो रहा है। और देखिए, ये जो क्लास मैं स्टार्ट करूंगा ना, इसको मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा जो मतलब थोड़ा इंडस्ट्री से रिलेटेड है, अनुभवी हैं या पहले थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, उनको ऐसा लगेगा कि नहीं बिल्कुल जीरो है। लेकिन मैं पहले भी आप लोगों को बताया था कि इसमें हर टाइप के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको उतना नहीं आइडिया है, ऐसे भी लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है, और ऐसे भी लोग हैं जिनका एज अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, उनको समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो हमको सबको लेके चलना है। बस आपको पेशेंस बना के रखना होगा। जो भी चीज़ें, जो भी टॉपिक मैं शुरू करूँगा, बिल्कुल जीरो से लेकर के, और जब तक उस टॉपिक को मैं एंड नहीं कर दूंगा, और एंड करते करते ये मेरा प्रॉमिस है कि उस टॉपिक में आपका कोई भी सस्पेंस नहीं होगा। तो आज से हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बाकी जब भी हमारा क्लासेस चलेगा, जैसे मान लीजिए अभी मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाना शुरू करूंगा, आपको कहीं भी कोई भी सस्पेंस होता है तो आप तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपना म्यूट हटाइए और तुरंत उस सर से मुझे क्वेश्चन कीजिए कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है। आप ऐसे समझिए कि समझ लीजिए कि मैं इधर बैठा हूँ टेबल पे, आप उधर बैठे हैं मेरे सामने। ऑफलाइन क्लास में भी तो ऐसे ही होता है। ये जो ट्रेनिंग मेरा चलाने का, ये जो वीडियोग्राफी के थ्रू, ये जो गूगल मीट के थ्रू सेशन स्टार्ट करने का मेरा जो कोशिश है, ये इसीलिए है ताकि आपको एकदम से मैं ऑफलाइन वाला फीलिंग दे सकूं। ऑनलाइन भी दो तरीके से पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा। ऑनलाइन में क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, लाइव क्लास में आते हैं, आप जुड़ोगे, आप केवल कमेंट कर पाओगे। आपने देखा भी होगा कि आप केवल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पाओगे। वो आएंगे, पढ़ा के चले जाएंगे जो उनका टॉपिक होगा। लेकिन यहाँ पे आप जो मेरे साथ जुड़े हुए हो, इसमें पूरा का पूरा ऑफलाइन फील देने का मेरा मोटिव होता है। समझ लीजिए मैं इधर हूँ, आप उधर हूँ। जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, जितना सस्पेंस होगा सब पूछिए। और क्लास का टाइमिंग तो 1 घंटे है, लेकिन आपका अगर सस्पेंस नहीं क्लियर होगा तो चाहे क्लास 3 घंटे तक चलेगा, तो भी क्लास नहीं बंद होगा। आपको फील्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें पूछनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ ट्रेनिंग देते हैं, तो वो कहते हैं कि जो भाई टॉपिक है उसी से रिलेटेड पूछिए। लेकिन आप सब लोग जॉब वाले हैं, तो आपके पास तो फील्ड में बहुत सारा इशू आता होगा। तो आप जितना फील्ड वाला इशू है वो सारा कुछ पूछ सकते हैं। आपके फील्ड में कोई इशू आया दिन में, मान लीजिए, आप उसका फोटो ग्रुप में डाल दीजिए। शाम को जब क्लास स्टार्ट होगा तो हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो जो भी फील्ड में आपका इशू है उससे रिलेटेड कुछ पूछना है, या ऑटोमेशन फील्ड में आपको कुछ नई चीज़ें या कुछ ऐसा मन में विचार आ रहा है जो आपको पूछना है, तो आप तुरंत क्वेश्चन कर सकते हैं विदाउट हिजिटेशन। अगर वो तुरंत बताने वाला होगा तो मैं बोलूँगा ठीक है अभी बताता हूँ, और अगर आगे वो टॉपिक अगर मैं पढ़ाने वाला हूँगा तो भी मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसके बारे में आपको बहुत डिटेल्स में समझाऊंगा। तो यही सारी बातें बताने वाली थी। और उसके बाद ये जो रिकॉर्डिंग क्लास है ये आपको कहाँ मिलेगा, अभी तो मैंने डेमो क्लास जैसे यूट्यूब पे डाला तो उसका लिंक सेंड कर दिया। आप सभी लोग ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को डाउनलोड करेंगे, और जो लोग आउट ऑफ कंट्री में हैं उनको मैं एक वेबसाइट सेंड किया हूँ, उस वेबसाइट पे रजिस्टर करेंगे। उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑनलाइन बैच 11 का ऑप्शन होगा। उस ऑनलाइन बैच में सारा वीडियो मिलेगा। उस ऑनलाइन वो बैच नेपाल से 11, पैसा के हाँ, उस ऑनलाइन बैच 11 सर का मैं नेपाल से एक्सेस सभी लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। सर वो नेपाल से पैसा कैसे आपको मैं पे करूंगा नेपाल सर? का पैसा, हाँ, अगर आप नेपाल पेमेंट करेंगे तो मेरे पास नेपाली अकाउंट है, कोई इशू नहीं है। आप इंडिया से करेंगे तो नेपाली इंडियन अकाउंट। अकाउंट है, जी जी, नेपाली अकाउंट है। अब जब मैं नेपाल विराटनगर में हूँ तो नेपाली अकाउंट है, ओके। उसके लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। तो सर और आप अगर मान विराटनगर लीजिए, में है क्या? जी, हाँ, विराटनगर में हूँ यार। आप एक्चुअल नहीं, में मैं मैं, जनकपुर में हूँ सर, हाँ, इसलिए। नहीं, मैं तो हूँ यूपी से। मैं अपने बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, शायद आप लोगों को आइडिया नहीं होगा। मैं यूपी से हूँ, गोंडा डिस्ट्रिक्ट से, ओके। बट क्या है कि पहले मेरा जो बैकग्राउंड था, मैं दिल्ली मुंबई में जॉब किया, फिर उधर साइड में ही पूरा जॉब किया, फिर अभी विराटनगर में ही अपना ऑफिस जब ओपन किया, तो यहीं पे हम इंडस्ट्री में सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। अप्रॉक्स मान के चलिए यहाँ पे विराटनगर में हम अभी 50+ इंडस्ट्री में सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑटोमेशन से रिलेटेड। हमारा सेल्स का भी काम है, जो भी पीएलसी बीएफडी कुछ भी आपको चाहिए होगा हम प्रोवाइड करते हैं सबसे बेस्ट प्राइस में, ओके। तो ठीक है, ये सारी बातें इन्फॉर्मेशन वाली थी। आइए अब हम सेशन शुरू करते हैं, क्योंकि अब ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताया ये डेली के लिए हो गया। डेली डेली फिर इन्फॉर्मेशन नहीं बताना रहेगा। तो हमारा ऑनलाइन बैच का ये क्लास नंबर 3 है, और आज से हम लोगों का इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन शुरू हो रहा है। ठीक है, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूंगा आपको सारा कुछ दिखेगा। दिख रहा है स्क्रीन पे या नहीं दिख रहा है, आप लोग बोलिए।
मतलब आपको अच्छा। जो भी यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये नोट्स जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको उसी ज्ञान ऑटोमेशन ऐप में मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको प्रिंट आउट करके रख सकते हो, आप चाहो तो खुद से नोट्स बना सकते हो। मतलब क्योंकि इसको मैं इसलिए बना के देता हूँ, मतलब नोट्स भी मैं आपको इसलिए बना के देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जॉब टाइम में बहुत मुश्किल से टाइम मिल पाता है। तो अगर चलो आपको टाइम नहीं है तो कम से कम पीडीएफ प्रिंट आउट करके रख लोगे, पढ़ने के लिए आपको इजी हो जाएगा और उसके बाद काम करने के लिए भी आपको इजी हो जाएगा। लेक्चर्स आपके पास रहेंगे ही रहेंगे, पीडीएफ भी आपके पास रहेंगे, और प्लस में आप लोगों को लिए मैं कुछ और स्पेशल पीडीएफ भी दूंगा। जैसे कि इलेक्ट्रिकल के बारे में, जैसे अभी आप बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ोगे, उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ पीडीएफ दूंगा। मोटर से रिलेटेड कुछ पीडीएफ दूंगा, फिर पीएलसी में जब आप पढ़ोगे उससे रिलेटेड पीडीएफ दूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ दूंगा। तो वो सारा पीडीएफ सिर्फ आप ही लोगों के पास रहेगा। वो हमारा प्राइवेट होता है, जो मेरे स्टूडेंट होते हैं स्पेशली उन्हीं के लिए बनाया गया है। बाकी तो वैसे भी हमारे पास बहुत सारा है। आप लोग कितना मेहनत करते हो बस ये डिपेंड करता है। आप अगर 1000 क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो मेरे पास 1000 क्वेश्चन का भी सेट है। लेकिन बस आप लोग कितना मेहनत करके रिजल्ट दे रहे हो ये मैटर कर रहा है। तो आज से हमारा टॉपिक शुरू होता है, और सबसे पहले हम जिस फील्ड में जो चीज़ सीखने आए हैं, कम से कम उस फील्ड के बारे में तो जाने। तो आप जो हमसे ट्रेनिंग लेने आए हैं, आपको सिर्फ 2 वर्ड पता है कि हम पीएलसी स्काडा सर से ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं तो सिर्फ पीएलसी और स्काडा से कुछ नहीं होने वाला है। आप हमसे सीखने आए हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ट्रेनिंग, ओके। अब ये जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ट्रेनिंग है, इस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारा पार्ट है, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, और उसी में से पहला पार्ट हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है क्या। जब आप किसी से बोलोगे कि हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का कोर्स कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन वो आपसे यही करेगा कि भाई मुझे बताइए व्हाट इज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। और इंटरव्यू में भी ये पूछा जा सकता है। आप बोलोगे कि सर हमने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का कोर्स किया है, तो आपसे पूछा जा सकता है भाई कि बताओ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में, आप बताओ कुछ, क्या है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तब आपको वहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में बताना पड़ेगा। तो देखिए आपको बहुत इजी लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हम ऑटोमेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ऑटोमेशन के बारे में जाएंगे। तो ये जो ऑटोमेशन है, ठीक है, एक मिनट, कोई ऐड होना चाह रहा है क्या? ठीक है, अभी तो कोई नहीं है। तो ये जो ऑटोमेशन है ना, ये 2 वर्ड से मिलके बना है। ऑटोमेशन हमारा 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। कौन बंदा है भाई, ये तो डेली कॉल करके परेशान करता है। ऑटोमेशन हमारा 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। कौन कौन सा भाई? तो इसमें ऑटो प्लस में मोशन या मशीन, मोशन या मशीन दोनों हम ऐड कर सकते हैं। तो ये जो ऑटो एंड मोशन वर्ड है ना, इन दोनों को मिला करके फिर हमारा वर्ड डेवलप हुआ ऑटोमेशन। जब कहीं भी हम बाहर निकलते हैं या कहीं इंडस्ट्री में जब हम विजिट करते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं जो बिना किसी इंसान के ऑपरेट हो रही हैं। वहाँ पे कोई नहीं है, बस एक बटन प्रेस कर दिया है और वो मशीन ऑटोमेटिक चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो इसका मतलब वहाँ पे ऑटोमेशन है। अब ये जो ऑटोमेशन है ना, इसका कई कैटेगरी है। जैसे ये जो ऑटोमेशन है, इसका कई कैटेगरी है। भाई होम ऑटोमेशन भी होता है। हमारे घरों के अंदर जो ऑटोमेशन होता है वो तो होम ऑटोमेशन में आएगा ना। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने घर पे वाटर लेवल कंट्रोलर बना लिया कि भाई जब हमारा टैंक फुल हो जाएगा तो पंप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। मान लीजिए आपने अपने घर के अंदर जो आपका मेन गेट था, तो ऑटोमेटिक गेट सिस्टम बना लिया। जैसे मैंने पहले दिन आपको दिखाया था ऑटोमेटिक गेट सिस्टम के बारे में। तो ऑटोमेटिक गेट सिस्टम आपने बना लिया। अब थोड़ा सा और एडवांस है, आप और कुछ होम ऑटोमेशन करना चाहते हैं, तो आपने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि आप अपना पूरे होम को ऑटोमेशन कर दीजिए। आप कहीं भी रहेंगे तो वहीं से आप आईओटी बेस, मतलब आप वहीं से बैठे बैठे कोई इंडिकेटर को, कोई लाइट को, या कुछ भी फैन वगैरह जो ऑन है ना, उसको आप वहीं से बैठे बैठे बंद कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं। मतलब आईओटी बेस आप होम ऑटोमेशन कर सकते हैं। अब जैसे होम ऑटोमेशन हुआ, ऐसे ही इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होता है। मतलब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर जो ऑटोमेशन होता है वो आता है हमारा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंतर्गत। होम ऑटोमेशन में हमारे पास पहले के टाइम पे जो कुछ कंट्रोलर्स यूज होते थे, जैसे कि पहले आपने सुना होगा आर्डिनो का नाम, अभी भी आपने सुना होगा। आर्डिनो हो गया, आपने माइक्रो कंट्रोलर जरूर सुना होगा, ठीक है। तो माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते थे।
आपने सुना होगा इसके बारे में, अभी के टाइम पे बीएमएस सिस्टम के बारे में सुना होगा, जिसको बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। अब ये जो बीएमएस सिस्टम होता है, ये भी पीएलसी स्काडा से रिलेटेड ही होता है। ठीक है, मतलब जैसे अपना पीएलसी स्काडा में प्रोग्राम होता है, उसी टाइप से होता है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, बीएमएस के बारे में भी आपको कोर्स में समझाऊंगा कि क्या होता है बीएमएस सिस्टम। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ओके, तो ये जो सारी चीजें होती हैं, ये तो हो गई होम ऑटोमेशन के अंतर्गत। लेकिन अब मान लीजिए कि आपको इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमेशन करना है, तो इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमेशन करने के लिए भी कुछ कंट्रोलर्स तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो आर्डिनो और माइक्रो कंट्रोलर है, ये सब 5 वोल्ट से ऑपरेट होने वाले सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ये इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं हुए, पहले इसको यूज किया गया, बट ये इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं हुए। तो जब ये इंडस्ट्री में नहीं सक्सेस हुए, तब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जैसे पीएलसी बनाया गया, एचएमआई स्क्रीन बनाया गया, उसके बाद में बीएफडी बनाया गया, मोटर को ऑपरेट करने के लिए पहले स्टार्टर से चलता था। उसके बाद में स्काडा डेवलप किया गया, ठीक है, सुपरवाइजरी कंट्रोल डेटा एक्विजिशन के लिए। और उसके बाद में जब रोबोट वगैरह का काम हो रहा था, तो उसके लिए पहले स्टेपर यूज होता था, फिर धीरे धीरे सर्वो डेवलप किया गया, तो स्टेपर सर्वो आया। अब उसके बाद में जितना भी सेंसर हुआ, टेम्परेचर मेजर करने के लिए, प्रेशर मेजर करने के लिए, इन सब के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ। पहले क्या था कि जो भारी सामान होता था, बड़ा बड़ा सामान यूज होता था, उसको उठाने में मुश्किल होता था। फिर धीरे धीरे उसको भी यूज करने के लिए न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक लाया गया। ठीक है, तो ये सब चीजें किसके अंतर्गत आ गई? इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंतर्गत आ गई। तो अगर जो बंदा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सीखेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्या वो होम का ऑटोमेशन नहीं कर पाएगा। भाई, हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का काम करते हैं, लेकिन हम पीएलसी का यूज करके अपने होम का भी ऑटोमेशन कर सकते हैं, क्योंकि पीएलसी में भी तो प्रोग्रामिंग करते हैं। हम प्रोग्रामिंग करके अपने घर को भी ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑटोमेशन अभी के टाइम पे इतना डेवलप हो चुका कि आप अपने घर से बाहर निकलते हो, आप अगर बाहर मान लीजिए मार्केट में जाओगे, आपको ट्रैफिक लाइट सिस्टम मिल जाएगा ऑटोमेटिक। आप स्टेशन पे जाओगे, आपको कन्वेयर सिस्टम मिल जाएगा ऑटोमेटिक। आप मॉल के अंदर जाओगे, ऑटोमेटिक गेट सिस्टम मिल जाएगा। आप लिफ्ट में जाओगे, आपको ऑटोमेटिक वहां पे सिस्टम मिल जाएगा। मतलब ऑटोमेशन एक ऐसा फील्ड है ना, कि इसमें इतना स्कोप है, इतना स्कोप है, इतना स्कोप है कि मैं क्या बोलूँ। कैसे स्कोप है, ये बात मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मैं क्या सोच के ऑटोमेशन में एंट्री किया था, वो बात मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैं ऑटोमेशन में क्यों आया था। जैसे मैंने जब डिप्लोमा किया, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया। उसके पहले मैंने कंप्यूटर से भी डिप्लोमा किया। तो जब मैं कंप्यूटर से डिप्लोमा किया, तो मैं फिर कंप्यूटर से डिप्लोमा करने के बाद जॉब ढूंढने लगा, तो कुछ अच्छा जॉब ही नहीं मिल रहा था। कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर का मिल रहा था, कहीं कुछ एक्सेल सीट पे काम करने के लिए मिल रहा था। तब मज़ा नहीं आया। फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया। अब इलेक्ट्रॉनिक्स से जब मैं डिप्लोमा किया, तब मैंने फिर पीसीबी डिजाइनिंग सीखा, एम्बेडेड सिस्टम का ट्रेनिंग लिया, जो माइक्रो कंट्रोलर वगैरह का बात कर रहा हूँ। अब जब मैं इसमें गया, तो मुझे कोई गाइडेंस ही नहीं था, कुछ मुझे मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं था। यहाँ भी मेरा करियर फ्लॉप हो गया, मतलब यहाँ भी नहीं मैं सक्सेस हुआ, यहाँ भी मैं नहीं सक्सेस हुआ। फिर जब डिप्लोमा कर लिया, तो कहीं ना कहीं तो जॉब करना ही था। तो मैं सोचा यार कि चलो, मैंने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हूँ, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी मिल जाए। तो फिर एक कंपनी में जॉब करने के लिए लगा, जो कि ईसीयू बनाती थी, इंजन कंट्रोल यूनिट। ठीक है, मतलब वो था हरियाणा में था। तो वहाँ पे जब मैं गया, तो वो साला हमको ये जो सीएनसी मशीन होता है ना, तो सीएनसी मशीन चलाने के लिए लगा दिया। फिर कुछ दिन, 2 महीना वहाँ पे किसी तरीके से किए। फिर वहाँ से छोड़े, सुब्रोस ज्वाइन किए। अब सुब्रोस में आपको पता होगा एसी बनता है, बड़ी कंपनी है, बहुत लोग करते हैं। वहाँ पे डीएटी पे ज्वाइन किया, 8,000 रुपये सैलरी दे रहा था, 16 घंटे काम ले रहा था। तो वहाँ पे भी हमको कोई कैरियर नहीं दिखा। फिर वहाँ से छोड़े, फिर बीबीडीएन टेक्नोलॉजी ज्वाइन किए, बहुत अच्छा मानेसर में माना जाना कंपनी है। वहाँ भी कुछ दिन किए। फिर वहाँ भी वही मुश्किल होने लगा यार, कि सुबह पंचिंग करना है, जाना है, कुछ कैरियर का कोई पता नहीं है। फिर उसके बाद वहाँ से भी छोड़े, फिर नोएडा आए, नोएडा में हिताची कंपनी ज्वाइन किए। हिताची के बाद फिर मोपो टेक्नोलॉजी ज्वाइन किए। मतलब ऐसे ऐसे करते करते मैं बहुत कंपनी ज्वाइन किया। समझ में नहीं आ रहा था करे तो करे क्या, क्योंकि उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्या था यार, कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया हूँ, तो मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला फील्ड मिल जाए जिसमें मैं जॉब करूँ। ओके, फिर मैं मेंटेनेंस में एंट्री किया कंपनी के अंदर। जब मैं मेंटेनेंस में एंट्री किया, तब मुझे धीरे धीरे पीएलसी वगैरह के बारे में आइडिया लगा कि यार ये भी कुछ है, इसके बारे में भी कुछ सीखना चाहिए। तो उस कंडीशन में मुझे एक बात ये समझ में आया, कि ये जो ऑटोमेशन है ना, ऑटोमेशन है, ये ना आपको
कोई ऐसा फैक्ट्री है ही नहीं कि जहाँ ऑटोमेशन यूज ना हुआ हो। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का फैक्ट्री हो, चाहे वो मैकेनिकल का फैक्ट्री हो, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट हो। मतलब यहाँ पे क्या था कि जब मैं डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से किया था, तब मुझे सिर्फ एक फील्ड था। कौन सा फील्ड? कि यार मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स से जॉब मिल जाए। लेकिन जब मैंने ऑटोमेशन कर लिया, तब मुझे कोई भी इंडस्ट्री का तो ऑटोमेशन करना है ना। तो पहले जो आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से करके आपका सिर्फ नया यहाँ पे 45 डिग्री एंगल खुला हुआ था। तो जो अब आपका एक सर्किल है ना, यहाँ पे ऑटोमेशन करने के बाद आपके पास 360 डिग्री का एंगल खुल गया। मतलब आपके लिए अब ये सिलेक्शन करना नहीं रह गया कि यार मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में ही काम करना है, या मुझे सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंपनी में ही काम करना है, या मैंने मैकेनिकल किया तो मुझे सिर्फ मैकेनिकल में ही काम करना है। ये चीज आपका खत्म हो गया। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई मैंने ऑटोमेशन सीखा तो हम तो किसी भी कंपनी का ऑटोमेशन कर सकते हैं ना भाई। हमको ऑटोमेशन इंजीनियर को तो बस प्रोसेस पता होना चाहिए। आप मुझे हाइड्रो पावर प्लांट का प्रोसेस बताओगे, उसका प्रोग्राम कर देंगे। आप मुझे फूड इंडस्ट्री का प्रोग्राम बताओगे, उसका हम कर देंगे। अभी जैसे मैं सर्विस देने जाता हूँ, अब कहीं पे मुझे केबल इंडस्ट्री मिला। अब केबल इंडस्ट्री में कुछ इशू है तो उसको भी मुझे प्रोग्राम करना पड़ा, या जो ऑलरेडी प्रोग्राम किया हुआ है उसको अपलोड करके चेंजेस करना पड़ा। मैं जाता हूँ प्लाई के फैक्ट्री में भी जाता हूँ जो प्लाईवुड बनाता है। मैं जाता हूँ जो फैक्ट्री टेप इंडस्ट्री है वहाँ पे, जो फैक्ट्री नूडल्स है वो भी, जो मसाला का फैक्ट्री है वहाँ भी जाता हूँ। मतलब अभी तक मैं कम से कम 50 टाइप का फैक्ट्री में विजिट किया, 50 टाइप से ज़्यादा का ही विजिट किया हूँगा। तो अब वहाँ पे मैं जाता हूँ तो मुझे प्रोसेस समझना है, मुझे पैनल के अंदर काम करना है, मुझे बीएफडी पीएलसी एचएमआई में काम करना है। तो भाई इंडस्ट्री किसी भी टाइप का हो, पीएलसी एचएमआई बीएफडी ये सब तो नहीं बदल जाएगा ना। आपको मोटर चलाना है। अब किस इंडस्ट्री में मोटर नहीं है आप ये बता दो। चाहे मैं कह रहा हूँ कोई सुई बना रहा हो, चाहे कोई जहाज बना रहा हो, हर एक इंडस्ट्री में मोटर है। और आपको भी ये बात पता होना चाहिए कि इस मोटर को ऑपरेट करने के लिए अभी के टाइम पे बीएफडी यूज हो रहा है। मतलब छोटा छोटा 1 किलोवाट मोटर को भी ऑपरेट करने के लिए बीएफडी, कुछ भी करने के लिए बीएफडी। बीएफडी से सेफ्टी रहता है, मोटर का सेफ्टी रहेगा। ठीक है, प्लस में एनर्जी कंजप्शन बचेगा अपना। मतलब जितना ज़्यादा एनर्जी पहले कंज्यूम करेगा, बीएफडी लगाने के बाद कम करेगा। हमको जितना रिक्वायरमेंट है उतने स्पीड से हम चलाएंगे। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चीज ये फायदा हुआ कि भाई अगर आपको बीएफडी का प्रोग्रामिंग करना आता है, तब आपको ये नहीं ढूंढना है कि सिर्फ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में जाऊंगा या इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री में जाऊंगा। यहाँ तो मेरे पास 360 डिग्री वाला रास्ता खुला है, मैं किसी भी फैक्ट्री में जाके काम कर सकता हूँ। इसीलिए ऑटोमेशन का इतना स्कोप है, इतना स्कोप है, इतना स्कोप है कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब ऑटोमेशन में आप एक बार कर लिए तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक इंटरेस्ट की भी बात होती है, क्योंकि भाई जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो कोई भी फील्ड अच्छा नहीं होगा। आप एक बार ऑटोमेशन में एंट्री कर गए, अगर आपने 2-3 साल मेहनत कर लिया, तो ये समझ लीजिए कि आपका कैरियर सेट है। फिर आपको जॉब नहीं ढूंढना है, जॉब आपको ढूंढेगा। सच बता रहा हूँ, जॉब आपको ढूंढेगा। ऐसा सिचुएशन है ऑटोमेशन में। और ऑटोमेशन में लोग रुकते क्यों नहीं है, इसका मैं रीजन बता दे रहा हूँ। अभी भी आप लोग ऑटोमेशन में जा रहे हैं तो ये आप समझ लीजिएगा कि क्या आप इस लेवल के हैं, इस लायक काम कर पाएंगे, तभी आप जाइएगा। अदरवाइज आप ट्रेनिंग कर लोगे, फिर बाद में आप कुछ जॉब नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, फिर आपके लिए वही होगा कि ट्रेनिंग का पैसा खराब जाएगा। ऑटोमेशन में सबसे पहली चीज ये है कि जैसे मान लीजिए आप मेरे साथ जुड़ गए, मेरे कंपनी ज्ञान ऑटोमेशन में मैंने आपको रख लिया। अब मैं काम लूंगा किसी साइट पर, जैसे कोई फैक्ट्री है, वहां पे कुछ पीएलसी में प्रॉब्लम आया है, तो आपको साइट पे जाना पड़ेगा। और वहां पे प्रॉब्लम देख करके साइट पे शाम को 6 भी बज सकते हैं, 7 भी बज सकते हैं, 8 भी बज सकते हैं। जब साइट पे गए तो काम खत्म करके ही आना है। नहीं खत्म हुआ तो वहां पे रुकना भी पड़ेगा। लेकिन जो कंपनी आपको भेजेगा वो आने जाने का देगा, खाने का देगा, रहने का देगा, सारी सुविधाएं कंपनी प्रोवाइड करेगा आपको। बस यही है कि फील्ड में जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं। कुछ लोग क्या 9 to 5 वाला जॉब ढूंढते हैं कि भाई 9 बजे जाऊँ, 5 बजे आ जाऊँ। तो एक बात समझ लेना कि जब 9 to 5 में आप फंस गए तो बस जीवन वहीं तक सीमित है, क्योंकि ये दुनिया 9 to 5 कर रही है, आपको कुछ स्पेशल करना है। तो इसीलिए ऑटोमेशन फील्ड में ज़्यादा लोग टिक नहीं पाते हैं। और ऑटोमेशन में इसीलिए हमेशा इंजीनियर्स का डिमांड रहता है कि हमको पीएलसी का अच्छा इंजीनियर चाहिए। ओके, तो ये था फील्ड के बारे में। अब हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सीखना है,
तो जब हमसे कोई पूछे कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या है, तो हम उसको सीधा सीधा रिप्लाई देंगे कि देखिए भाई, इंडस्ट्री के अंदर जो भी मशीन, जो भी प्रोसेस बिना किसी इंसान के ऑटोमेटिक चल रहे हैं, उसी को हम ऑटोमेशन कहते हैं। इस ऑटोमेशन में सबसे पहला चीज है, आपको वायरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यही हम पहला जो अपना टॉपिक शुरू करेंगे, वायरिंग से शुरू करेंगे। जितनी बातें मैंने बताई आपको, अगर इसमें से आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ ऐसा आपके भी माइंड में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि सर इससे क्या होगा, या मतलब ऐसा कोई प्रश्न आ रहा है, तो आप लोग पूछिए। और अगर नहीं है तो इसके आगे हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। बोलिए भाई, किसी का कोई इंक्वायरी है? सर बीएफडी, बीएफडी का मतलब? जी, आवाज नहीं आ रहा है, दोबारा से क्लियर बोलिए, क्या कह रहे हैं? बीएफडी। बीएफडी? हाँ जी। हाँ, वीएफडी जो है ये मोटर को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए, ये पैनल में मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये पैनल उसका है ना, तो यहाँ पे एक पूरा। थ्री फेज इंडक्शन मोटर रखा हुआ है, और वहाँ पे एक छोटा सा डिवाइस लगा हुआ है, बीएफडी। मतलब जो हम पहले स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाते थे, ड्यूल स्टार्टर बनाते थे, अगर मैं बीएफडी यूज कर ले रहा हूँ तो हमको स्टार्टर बनाने का फुर्सत हो गया। ये अपने आप में एक स्टार्टर ही है मोटर को ऑपरेट करने के लिए। लेकिन इससे फायदा ये होता है बीएफडी लगाने से, कि हम अपने तरीके से उसमें प्रोग्राम करके किसी भी तरीके से, जैसे हमको स्लो चलाना है, हमको फास्ट स्पीड में चलाना है, हमको स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, रिवर्स करना है, सारा कुछ वो कर देगा। यहाँ तक कि बीएफडी में ये भी फीचर होता है ना, कि जैसे आपका मोटर हीट हो गया, आपका मोटर अभी हीट हो गया, तो बीएफडी पहले ही अलार्म दिखा देगा कि मोटर हीट हो गया। मान लीजिए बीएफडी में आर वाई बी फेज आपने दिया मोटर को ऑपरेट होने के लिए। अगर आपने ड्यूल स्टार्टर बनाया है, एक फेज निकल गया तो आपको नहीं पता चलेगा, अगर आपने फेज सीक्वेंस रिले नहीं लगाया है तो। लेकिन बीएफडी क्या करेगा? बीएफडी तुरंत आपका फॉल्ट दिखा देगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बीएफडी में, कि अगर आपके मोटर में कुछ इशू हुआ, या कुछ ऐसा ओवरहीट का इशू आया, ओवर वोल्टेज का, अंडर वोल्टेज का, या एम्पियर ज़्यादा हुआ, कुछ भी इशू हुआ, तो बीएफडी पहले ही अलार्म दिखा देता है। इसलिए हमारा बीएफडी से सेफ्टी भी होता है, प्लस में मोटर भी चलता है। सर जी, इसमें प्रोग्रामिंग करना पड़ता है क्या, जी, डोल बीएफडी में, स्टार्टर? जी बिल्कुल बिल्कुल, बीएफडी में हमको प्रोग्राम डालना पड़ता है। बीएफडी जैसे में हम लोग डोल स्टार्टर के जो स्कीम होता है ना, वैसे ही बना के डालना पड़ता है उसमें? नहीं नहीं, बीएफडी में क्या होता है, पैरामीटर होता है, ठीक है। हर एक काम जी। के लिए, मतलब बीएफडी समझ लीजिए एक डिवाइस है, लेकिन ये अपने आप से कुछ नहीं करेगा। अगर मान लीजिए आपने इसमें एक बटन लगा दिया स्टार्ट के लिए, एक बटन लगा दिया स्टॉप के लिए, तो आपको इस बीएफडी के अंदर पैरामीटर डाल के बताना पड़ेगा कि देखिए भाई, मैं पहले आपके डिजिटल इनपुट पे एक बटन लगाया हूँ स्टार्ट के लिए, और इसके दूसरे DI2 पे मैंने एक बटन लगाया है स्टॉप के लिए। मतलब ये बात आपको बीएफडी को बताना पड़ेगा। आप मोटर लगाओगे, मोटर का पैरामीटर आपको बीएफडी में डालना पड़ेगा। तो हर एक चीज़ जो बीएफडी में जो कुछ भी काम होता है, तो वो सारा आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा बीएफडी के अंदर। वो बीएफडी का प्रोग्रामिंग आपके इस कोर्स में है। मतलब बीएफडी को पूरा जीरो से लेकर के एडवांस तक, आपको चाहे पीएलसी के थ्रू चलाना हुआ, चाहे स्काडा के थ्रू चलाना हुआ, चाहे एचएमआई के थ्रू चलाना हुआ, आपको बीएफडी को हर एक तरीके से चलाना सिखाऊंगा। हेलो जी जी, बोलिए। सर, एक मेरा क्वेश्चन क्या है, हम्म। जो पीएलसी है उसका प्रोग्राम सिर्फ लेडर लॉजिक से ही कर सकते हैं कि कोई दूसरा भी नहीं नहीं, मेथड और होता भी मैं आपको दो लैंग्वेज सिखाऊंगा, लैडर लॉजिक और फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। वैसे तो है? पीएलसी में चार हाँ पांच लैंग्वेज होते हैं। पाइथन से भी कर हाँ। सकते हैं, एसटीएल से भी कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन लिस्ट से भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम्म। जो यूज होते हैं, 98% आप बोल सकते हो, फंक्शन ब्लॉक और लैडर डायग्राम। तो ये दोनों लैंग्वेज मैं आपको सिखाऊंगा। मैं लेडर ये क्यों डायग्राम। पूछा? हेलो। जी सर जी, बोलिए। लेडर डायग्राम को मैं कैसे आसान भाषा में पूछ सकते हैं सर, देखिए, समझ लैडर सकते डायग्राम इस हैं? तरीके से होता है, इधर देखो। ये जो अभी मैं प्रोग्राम किया हूँ यहाँ पे, पिछले बैच में पढ़ा रहा था, तो ये होता है लैडर डायग्राम। फंक्शन ब्लॉक में किसी भी पर्पज के लिए एक ब्लॉक बनता है। जैसे मान लीजिए कि हमने अगर टाइमर इंस्ट्रक्शन लिया, तो अभी इस टाइमर इंस्ट्रक्शन का एक ब्लॉक बना बनाया है। ऐसे हम किसी भी प्रोसेस का एक ब्लॉक बना सकते हैं। जैसे हमने टाइमर पीएलसी में ऐड किया, तो एक टाइमर का ब्लॉक आया ना। ऐसे हम खुद का फंक्शन ब्लॉक बना सकते हैं किसी भी पर्पज के लिए। ओके। तो फंक्शन ब्लॉक और मैं लैडर डायग्राम, ये दोनों मैं आपको सिखाऊंगा। जी बताइए। मैं इसलिए पूछा हूँ। मैं एक चाइनीज प्रोजेक्ट में मैं गया था, पीएलसी वहाँ पे डैमेज हो गया था, ठीक है। जी जी। तो वहाँ पे दूसरा पीएलसी इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। जी जी। तो मुझे उधर से जो ऑलरेडी मेरे पास जो प्रोग्राम था ना, हम्म। उस प्रोग्राम में से मैं खोजते खोजते रह गया। मुझे उसमें वो क्या बोलते हैं, प्रोग्राम नहीं मिला, ठीक है। नहीं नहीं, तो फिर वो मैं शायद उसको सुनो, उसमें क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। प्रोग्राम लिखने का दो तीन मेथड होता है एक्चुअल में। जैसे सब रूटीन के अंदर लिख दिया जाएगा। अब प्रोग्राम अगर सब हम्म रूटीन में लिखा हुआ है,
तो सब रूटीन में प्रोग्राम लिखने के बाद बाहर से सिर्फ एक ब्लॉक को इनेबल करना पड़ता है, और उस ब्लॉक को जब हम अंदर से ओपन करेंगे तब हमको प्रोग्राम दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। अच्छा, मैं जी वहाँ जी। पे इतना परेशान हुआ था, सारा हटा के फिर से मुझे नया ब्लॉक बनाना पड़ा उसके हाँ, लिए। तो ऐसा होता लेडर है, कोई लॉजिक। बात नहीं, अगर आपके पास बैकअप होगा तो मुझे दीजिएगा, तो मैं हाँ। आपको दिखा दूंगा, है ना। मेरा जस्ट आधे घंटा का काम था, वो 3 दिन 4 दिन नहीं, खा गया मेरा होता टाइम, है, ऐसा क्योंकि होता सारा है। फंक्शन जी। सर एसटीपी हम प्लांट का लोग था। सर हम लोग नए हैं, सर हम लोग को जीरो से सिखाएगा सर, नहीं, जो जीरो भाई जी से ही बोल रहा होगा। है ना। ये जो वही आपको मैं तो चीजें सर, पढ़ा रहा हूँ, ये जीरो से ही तो पढ़ा रहा हूँ। वही ठीक तो है, सर, जो सर जो अब बोल शुरू रहा है वो करते हैं थोड़ा थोड़ा वायरिंग। समझ हाँ, में आ वायरिंग रहा से है। हम शुरू करते हैं। ये जो अपना क्लास चलेगा ना, ये पूरा जीरो टू हीरो, मतलब जीरो से लेकर के वन बाई वन करके हमको एडवांस तक पहुंचना है। तो अब हमारा टॉपिक जो है वायरिंग शुरू हो रहा है। देखिए, वायरिंग में सबसे पहले हमको समझना क्या है, हमको सबसे पहले ये समझना है सप्लाई के बारे में। जब कुछ भी हमको ऑपरेट करना है तो हमको चाहिए होगा सप्लाई। जैसे हमको एक मोटर चलाना है तो हमको सप्लाई चाहिए होगा, हमको एक इंडिकेटर ऑन करना है तो सप्लाई चाहिए होगा, हमको कुछ भी प्रोसेस चलाना है तो सबसे पहले सप्लाई। तो पहले हम सप्लाई के बारे में तो जान लें कि भाई सप्लाई कितने टाइप से होते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है यार कि जो अपना थ्री फेज सप्लाई होता है उसमें कौन कौन सा फेज होता है, कितना कितना वोल्टेज आता है, ये सब चीज़ें भी नहीं पता है। तो उसके लिए मैं आपको सिखाऊंगा सप्लाई के बारे में। देखिए, सप्लाई दो टाइप से हम बोल सकते हैं कि होता है। एक होता है एसी सप्लाई और एक होता है डीसी सप्लाई। ये बात तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग जानते हैं। जो एसी सप्लाई होता है, एसी सप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट करंट या अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, अल्टरनेटिव सप्लाई या अल्टरनेटिव करंट बोल सकते हैं। और डीसी सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, अब जो एसी सप्लाई होता है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, एक सिंगल फेज में डिवाइड करते हैं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब जो इलेक्ट्रिकल का पढ़ाई छोड़ दिया, 10 साल भी हो गया, 5 साल से जॉब कर रहा है, जो कभी थ्योरी नहीं पढ़ा है, जितना थ्योरी में पढ़ाते चल रहा हूँ सिर्फ इतना पढ़ते चलना, और जितना प्रैक्टिकल में करवाते चलूंगा उतना करते चलना। मैं कह रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत है। आपको मैं हर चीज का मेथड सिखा दूंगा। आपको कैलकुलेशन करना है, आपको फार्मूला नहीं याद करिए, मैं कहूँगा भी नहीं कि फार्मूला याद करिए। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपको मैं एआई यूज करना सिखाऊंगा कि कैसे आपको तुरंत, क्योंकि आज के टाइम में ना कोई ये नहीं देखेगा भाई तुम बैठ के फार्मूला से निकालो। आदमी को तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है, कंपनी को भी तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। उसका प्रोडक्शन रुका पड़ा है तो तुम बोलोगे लाओ फार्मूला से हम कैलकुलेट करें, नहीं, आपको तुरंत कैलकुलेट करके देना होता है कि भाई ये इशू है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एसी करंट आपका दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगल फेज और एक होता है थ्री फेज। ठीक है, अच्छा, डीसी करंट में क्या होता है, इसमें आपको डीसी सप्लाई में 0.01 वोल्ट से लेकर के और 1000 वोल्ट 2000 वोल्ट जितना भी आपको चाहिए होगा उतना वोल्ट आप ले सकते हैं। सिंगल फेज में क्या होता है कि अपने पास लाइन और न्यूट्रल सप्लाई होता है, मतलब 220 से लेकर के और कितना 240 वोल्ट के बीच में सप्लाई आता है सिंगल फेज में। और थ्री फेज में आर फेज, वाई फेज और बी फेज सप्लाई होता है। और ये कितना 440, मतलब इसको हम अगर बोलें तो यहाँ पे 380 से लेके 440 वोल्ट के बीच में कुछ भी रहेगा तो एक ठीक वोल्टेज माना जाता है। लेकिन 380 से जब नीचे आएगा तो लो वोल्टेज की कैटेगरी में चला जाएगा, 440 से जब ऊपर जाएगा तो हाई वोल्टेज की कैटेगरी में चला जाएगा। ओके, अब अल्टरनेट करंट जो होता है, मतलब एसी करंट में फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी होता है, एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी होता है। अब आपको हो सकता है ये ना समझ में आए कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है। चलो आज मैं आपको ऐसे फ्रीक्वेंसी समझा दूंगा कि आप नहीं बोलोगे। जैसे कि मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, अब आप बैठे हुए हैं, आपके सामने से एक आदमी एक बार गया, ठीक है, फिर वही आदमी आया फिर गया, तो मतलब वो आदमी आपके सामने से, जैसे मान लीजिए आप इधर बैठे हुए हैं, तो एक आदमी आपके सामने से कितने बार आ जा रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो यही चीज होता है कि एक सेकंड में, एक फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, आपको याद होगा, शायद नहीं याद होगा तो भी कोई टेंशन नहीं है। एफ इजक्वल टू 1/t, मतलब एक सेकंड में कोई भी आउटपुट या कोई भी सिग्नल कितनी बार ऑन ऑफ हो रहा है उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे अगर मैं अपनी आंखों के सामने अपने हाथ को एक साइड में लेके जाऊं फिर दूसरे साइड में, ऐसे आप समझिए। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली तरीके से समझाता हूँ आप। जैसे मैं बैठा हूँ, ठीक है, अब ये पेन है, इस पेन को मैं एक बार लेके गया,
एक वाला है, मतलब फ्रीक्वेंसी एक हुई, फिर से ले गया दो। अगर मैं इसको ऐसे जल्दी जल्दी लेके जाऊंगा तो जितना स्पीड से ये आएगा जाएगा ना, उतना फ्रीक्वेंसी होगा। और विज्ञान क्या कहता है, साइंस में लिखा हुआ है कि जब कोई भी चीज हमारी आंखों के सामने 1 सेकंड में 25 बार आएगा जाएगा, जैसे ये है ना, अगर ये 1 सेकंड में 25 बार आएगा जाएगा तो हमको ऐसे लगेगा कि ये रुका हुआ है। जो आप वीडियो देखते हो मोबाइल फोन में ना, वो वीडियो नहीं होता है, वो वीडियो इतना जल्दी जल्दी फोटो को क्लिक करता है कि आपको लगता है कि ये कंटिन्यू चल रहा है। साइंस क्या कह रहा है कि जब कोई चीज हमारी आंखों के सामने 25 बार आता जाता है तो हमको ऐसा लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट मूव करते हुए दिखाई देता है। तो जब ये हमारा जो लाइट ऑन होता है, जैसे अपने घर में जो लाइट लगा हुआ है, उसमें जो एसी सप्लाई होता है 220 वोल्ट, उसमें एफ इक्वल टू 50 हर्ट्ज होता है। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कि अल्टरनेट करंट में एफ इक्वल टू कितना होता है, 50 हर्ट्ज। मतलब 1 सेकंड में जो लाइट आपके पास लगा हुआ है, जिस लाइट के नीचे आप बैठे हुए हो, वो 50 बार ऑन ऑफ हो रहा है। जब वो 50 बार ऑन ऑफ हो रहा है तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वो ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन वो ऑन ऑफ हो रहा है। तो आप ऐसे समझिए कि इसका जो साइन वेव बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा एसी सप्लाई का। ये जो है ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी आपको दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। और डीसी करंट में क्या होता है, एफ इक्वल टू जीरो, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, इसीलिए डायरेक्ट करंट इसको बोला जाता है। यहाँ पे एफ इक्वल टू जीरो होता है। तो मतलब अल्टरनेट करंट में आपको क्या चीज देखने को मिला कि भाई ये दो टाइप से होता है, एक सिंगल फेज होता है, एक थ्री फेज होता है। सिंगल फेज में हमेशा आपको लाइन न्यूट्रल देखने को मिलेगा, और थ्री फेज में आपको आर फेज, वाई फेज, बी फेज सप्लाई देखने को मिलेगा। ओके, कैसे आपको टेस्टिंग करना है, मान लीजिए कहीं पे थ्री फेज सप्लाई है, आर फेज, वाई फेज, बी फेज, आपको टेस्टिंग करना है तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे ये मान लीजिए आपका आर फेज हुआ, आपने पैनल के अंदर देखा होगा बस बार लगा रहता है। कोई भी पैनल में जब हम लोग काम करते हैं तो क्या होता है, बस बार लगा होता है। अब हो सकता है कि बस बार भी कुछ लोगों को ना पता हो कि क्या होता है, तो मैं आपको बस बार भी दिखाता हूँ कि कैसे होता है। हर एक चीज़ मैं यहाँ पे इमेज डाल करके और नोट्स बना के मेंशन कर दूंगा आपको, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको बस बार दिखाता हूँ, शायद सभी लोगों ने देखा होगा बस बार। तो यहाँ से जैसे एक पैनल है, तो पैनल में कुछ इस टाइप का बस बार लगा होता है। अब देखो ये डिपेंड करता है पैनल पैनल में कि भाई किस टाइप का पैनल है, आपके पास किस टाइप का पैनल है। कुछ पैनल में बस बार साइड में लगा होता है, कुछ पैनल में बस बार ऊपर की तरफ लगा होता है, ठीक है। बस बार इन पैनल, तो जैसे देखिए ये पैनल है, एक बड़ा सा पैनल का इमेज मैं लेता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, यही थोड़ा सा अच्छा इमेज है ये वाला। तो इसमें आप देखिए जो भी सप्लाई गया हुआ है वो किसके थ्रू गया हुआ, बस बार के थ्रू गया हुआ। अब बस बार जो है ये दो टाइप का होता है, एक एल्युमिनियम का होता है और कॉपर का भी होता है। एल्युमिनियम का भी होता है और कॉपर का होता है। कॉपर का बस बार महंगा पड़ता है, एल्युमिनियम का सस्ता पड़ता है। डिपेंड करता है आपका लोड कितना है, जिस अकॉर्डिंग लोड होगा उसी अकॉर्डिंग हम बस बार का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये जो बस बार है ना, आप देखेंगे तो यहाँ पे आर फेज के लिए, वाई फेज के लिए, बी फेज के लिए बस बार बना हुआ है। अब मान लीजिए हमको इसमें थ्री फेज सप्लाई चेक करना है, तो हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले थ्री फेज सप्लाई चेक करने के लिए आपको किस चीज़ का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टीमीटर होना चाहिए। ये जो मल्टीमीटर आप देख रहे हैं अलग अलग टाइप का आता है, आप कोई से भी टाइप का मल्टीमीटर परचेज कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे उस टाइप का मल्टीमीटर आप परचेज कर लें। लेकिन अगर कोई हमसे पूछेगा कि सर हमको कौन सा मल्टीमीटर परचेज करना चाहिए, तो मुझे बोलिएगा, मैं आपको बता दूंगा कौन सा बेटर होता है। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में मैं ये मल्टीमीटर ले लिया। अब अगर मान लीजिए इससे हमको वोल्टेज चेक करना होगा, तो हम कैसे चेक करेंगे। आप बहुत लोगों को मल्टीमीटर में भी दिक्कत होता है, नहीं चला पाते। मैं आपको बताऊं कि अगर एसी सप्लाई में टेस्टिंग करना है तो एसी में सिलेक्शन करना होगा, डीसी सप्लाई में टेस्टिंग करना है तो डीसी में सिलेक्शन करना होगा। मैं पूरा मल्टीमीटर का एक क्लास लूंगा, जिससे कि कभी भी आपसे गलती ना हो और मल्टीमीटर को आप उड़ाए ना। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी डीसी सप्लाई लगा करके स्टूडेंट लोग क्या करता है, एसी में लगा देता है, मल्टीमीटर तुरंत ब्लास्ट हो जाता है। अब मल्टीमीटर अगर ब्लास्ट होगा तो भाई स्टूडेंट का भी रिस्क है, आपका भी रिस्क है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मल्टीमीटर में तो एक सिंबल बना रहता है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ। तो ये जो आपको साइन वेव के जैसे सिंबल बना हुआ दिख रहा है,
ये सिंबल किसका हो सकता है? आप खुद ही सोचिए कॉमन सेंस से कि भाई ये जो साइन वेव सिंबल बना हुआ है ये तो हमारा एसी के लिए होगा। तो यहाँ पे 200 वोल्ट से लेकर के 500 वोल्ट एसी तक का सप्लाई हम चेक कर सकते हैं। तो अभी जैसे हमको 3 फेज चेक करना है तो इसमें 440 भी हो सकता है, 380 भी हो सकता है, 415 भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको 500 वोल्ट पे सेट कर दिया। अब आपको लाइन टू लाइन अगर चेक करना है वोल्टेज, जैसे ये आपके पास 3 फेज हैं, आर फेज, वाई फेज और बी फेज। तो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज हम चेक करेंगे ना, इसको लाइन टू लाइन वोल्टेज बोलते हैं। और अगर अपने पास न्यूट्रल की भी लाइन है तो जब हम न्यूट्रल के साथ किसी फेज को चेक करते हैं तो उसको लाइन टू न्यूट्रल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपना न्यूट्रल का लाइन है और अगर मैं इन दोनों के बीच में सप्लाई चेक करूंगा तो ये अपना लाइन टू न्यूट्रल बोला जाएगा। तो जब कभी आपसे कोई बोले कि भाई आपको लाइन टू लाइन वोल्टेज चेक करना है तो आपको इतना मतलब आइडिया होना चाहिए कि लाइन टू लाइन है क्या चीज़। मैं देखा हूँ साइट पे जाता हूँ, कुछ लोग मेंटेनेंस में काम कर रहे होते हैं फैक्ट्री में, मैं अगर बोलता हूँ कि भाई लाइन टू लाइन वोल्टेज चेक करो, वहाँ पे नहीं पता होता है। और नेपाल में तो मैं अक्सर देखा हूँ, इंडिया में तो फिर भी ठीक है, मैं सच जो रियलिटी है वो बात में बोल रहा हूँ कि नेपाल में मैं देखा हूँ क्योंकि फैक्ट्री यहाँ पे स्किल्ड मैन पावर उतना नहीं रखना चाहती है। तो मैं फैक्ट्री वालों को बोले भी तो वो बोलते हैं अरे यार चल रहा है काम ऐसे ही, तो क्या मतलब निकलता है ज़्यादा पैसा देने का। अब मान लीजिए हमको 2 फेज को चेक करना पड़ेगा, तो कैसे चेक करना है हमको? तो यहाँ पे जैसे अपने पास इसका 2 टर्मिनल है, तो एक टर्मिनल जैसे हमको लाइन टू लाइन चेक करना है ना, तो एक टर्मिनल मान लीजिए हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, एक इस पे कनेक्ट कर देंगे और दूसरा जिस फेज के साथ में हमको चेक करना होगा उस पे कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ से आर और वाई के बीच में चेक करना चाह रहे थे, यहाँ से मान लीजिए आर फेज और वाई फेज के बीच में अगर हम चेक करना चाह रहे थे तो इसमें जो पिन लगा होता है उससे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो हमको है वोल्टेज देखने को मिलेगा, जो भी 415, 440, 420 जितना भी होगा वो वोल्टेज हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम लाइन टू लाइन चेक कर सकते हैं। और लाइन टू न्यूट्रल चेक करना होगा तो एक हम लाइन पे लगाएंगे, दूसरा न्यूट्रल पे लगाएंगे, लाइन टू न्यूट्रल हम टेस्टिंग कर लेंगे। देखिए ये जो थ्योरी मैं करवा रहा हूँ इसका प्रैक्टिकल भी आपको करवाऊंगा, लेकिन जब इसको पढ़े रहोगे तो प्रैक्टिकल में चीज़ें फटाफट समझ में आ जाएंगी। ओके, इसमें जितना मैंने अभी तक बताया, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए भाई आप लोग, जितना मैं अभी तक बताया। किसी का है कोई सस्पेंस? नहीं है तो आगे सर बढ़ते हैं। ठीक सर, है इसमें एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जी जी बस बार का जो हम लोग यूज करते हैं हम्म, तो वो कितने एम्पियर के हाँ बियॉन्ड इसका इसमें ना यूज एक, करते हाँ हैं? इसमें मैं आपको बस बार अभी मैं आपको कैलकुलेशन नहीं सिखाया हूँ। इसमें मैं जब आपको लोड कैलकुलेशन का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, एक अपना टॉपिक है इसमें लोड कैलकुलेशन। इस लोड कैलकुलेशन में मैं आपको 4-5 चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि आपको वायर का सिलेक्शन करना होगा, ठीक है, तो वायर को किस बेसिस पे हम सिलेक्शन करेंगे, तो वायर का सिलेक्शन करना हुआ, बस बार का सिलेक्शन करना हुआ, ठीक है, बस बार सिलेक्शन, और प्लस में कोई भी डिवाइस का हमको सिलेक्शन करना हुआ तो हम कैसे करेंगे। तो इसमें आपको एम्पियर निकालना, जैसे कोई लोड दिया हुआ उसका एम्पियर निकालना है, कोई लोड दिया हुआ उसका वोल्टेज निकालना है या पावर निकालना है, ठीक है। तो ये सारा कैलकुलेशन हम आपको सिखाएंगे, तो ये अपने टॉपिक में है। तो वहाँ पे आपको सिलेक्शन, जैसे अभी मान लो 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो अब आपसे पूछा जाएगा यार 10 एम्पियर के लिए कौन सा हम वायर लगा लें। तो उसके लिए मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई कैसे आपको कैलकुलेट करके निकालना है कि 10 एम्पियर के लिए अगर हम कॉपर का वायर लगा रहे हैं तो इतने स्क्वायर एमएम का लगाएंगे, और अगर हम एल्युमिनियम का लगा रहे हैं तो इतने स्क्वायर एमएम का लगाएंगे। ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, अगर हम बस बार भी लगा रहे हैं तो बस बार में भी जैसे 2 टाइप के होते हैं, कॉपर का हुआ, एल्युमिनियम का हुआ। तो अगर एल्युमिनियम का लगा रहे हैं तो कितने का लगाएंगे, कॉपर के लिए लगा रहे हैं तो कितने का लगाएंगे। मान लीजिए हमारे पास एक स्टार्टर बनाना है, हमारे पास मोटर जो है वो 100 किलोवाट का है, तो 100 किलोवाट मोटर के लिए हमको एमसीसीबी लगाना पड़ेगा कि एमसीबी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्टेक्टर कितने रेटिंग का लगाएंगे, ओवरलोड रिले कितने रेटिंग का लगाएंगे, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन करना हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, जी। ओके, हेलो जी बोलिए। सर, आज पीएलसी का, स्काडा का या एचएमआई वगैरह का तो नहीं ना चलेगा, ये नहीं नहीं, कल पैनल मैंने का डेमो, ही? हाँ कल मैंने डेमो बताया था पीएलसी वगैरह का, लेकिन अब आज से अपना टॉपिक स्टार्ट हो चुका है भाई मेरे। आज ही से हो गया है? हाँ हाँ, आज से टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको मान लीजिए किसी को भी, अभी जैसे मेरा जो दूसरा बैच चल रहा है तो एक में पीएलसी का क्लास चल रहा है और एक में बीएफडी का क्लास चल रहा है।
तो जिसको भी पीएलसी और बीएफडी का डेमो देखना है तो मेरे उस क्लास में ज्वाइन हो जाना, मुझे मैसेज कर देना। कल जो है क्लास, मेरा क्लास का टाइम कितना होता है, तो 7 से 8 होता है, 8 से 9 होता है, 9 से 10। तो 9 से 10 तो मेरा ये वाला बैच चल रहा है, मतलब ऑनलाइन बैच 11, ठीक है, ऑनलाइन बैच 11 चल रहा है। यहाँ पे 8 से 9 में मेरा बैच 10 चल रहा है और 7 से 8 में बैच 9 चल रहा है। बैच 9 में मेरा अभी बीएफडी का टॉपिक चल रहा है, बैच 10 में अभी पीएलसी का टॉपिक चल रहा है और यहाँ पे अभी मैं आरएलसी स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। तो मैंने 2 क्लास में तो डेमो दिखाया आपको, लेकिन अब मान लीजिए आपको और भी डेमो देखना है कि बीएफडी कैसे पढ़ाता हूँ, पीएलसी, तो प्लीज़ इस बैच में जुड़िएगा। मैं इसमें आपको पूरा का पूरा क्लास जो उन लोगों को करवाता हूँ, आप बेहतरीन तरीके से डेमो देख लीजिएगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है, पीएलसी बीएफडी। ओके, तो जिसको भी पीएलसी बीएफडी का डेमो देखना है तो कल मुझे शाम को 7 बजे मैसेज कर देना, मैं उस क्लास में उनको ऐड कर दूंगा। ओके, वहाँ पे आप पीएलसी का और बीएफडी का दोनों क्लास, मतलब कल आप 7 से 10 तीनों क्लास ले लीजिएगा, उसमें आपको तीनों डेमो मिल जाएगा। ठीक है भाई मेरे? ओके सर, ओके सर। सर एक बात पूछ सकते हैं सर? जी जी बोलिए, एक बात है, जितना भी सस्पेंस है सब पूछिए। किसी को स्काडा बीएफडी इतना मतलब पढ़ना है होता है सर, तो मतलब हाँ, उसको वो भी भी पढ़ा, पढ़ा। जी जी जी, उसके लिए ना, जैसे कि अभी मान लीजिए मेरा इसमें जो है ये बीएफडी जो क्लास चल रहा है, तो इसमें मेरा अभी इसके बाद सर्वो शुरू करूंगा और स्टेपर। तो जिसको सर्वो स्टेपर पढ़ना है उनको मैं इस ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। अब जैसे इनका पीएलसी पढ़ा रहा हूँ, इन लोगों का पीएलसी इस महीने में मतलब 3 दिन बचा है, ख़त्म हो जाएगा। पीएलसी के बाद एचएमआई चलेगा, एचएमआई के बाद बीएफडी। अब जैसे किसी को पीएलसी नहीं सीखना है, बीएफडी यही सब सीखना है, तो इसमें जुड़ेगा। लेकिन ये एक बात मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ भी सीखना है तो सबसे पहले आपको पीएलसी आना चाहिए। कुछ लोग आते हैं मुझसे बोलते हैं सर बीएफडी हमको सिखा दिया एडवांस लेवल का, लेकिन आप बताओ कि जब आपको पीएलसी आएगा ही नहीं तो मैं क्या एडवांस लेवल सिखा दूंगा। पुश बटन से चलाना तो भाई आप यूट्यूब से भी देख के सीख सकते हो, उसको मैं 2 दिन में सिखा दूंगा, आप पुश बटन से चलाना सीख जाओगे। लेकिन आपको स्काडा से चलाना है, आपको पीएलसी से चलाना है, आपको एचएमआई से चलाना है। अब मान लो आप स्काडा सीखना चाहते हो, तो स्काडा के लिए आपको पीएलसी में परफेक्ट होना पड़ेगा, ये बात जान लीजिएगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार पीएलसी हमको अच्छे से आता है, तभी आप इन सब में फंसिएगा। अदरवाइज इसमें आप फीस दोगे, चाहे आप मुझसे पढ़ो या कहीं और पढ़ो, आप फीस दोगे लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि हार्ट ऑफ इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो मेन पीएलसी ही है। कभी भी मैं किसी भी स्टूडेंट को यही एडवाइस देता हूं कि कुछ भी सीखने से पहले भाई मेरे पीएलसी सीख लेना आप, क्योंकि जब आप पीएलसी सीख लोगे तो आपके पास रास्ता खुल जाएगा कि आप किसी के साथ भी काम करोगे तो आपको फिर टेंशन नहीं रहेगा। समझ लो कि आपको एक घर में 4 लड़के हैं, तो अगर उसके पापा से आपका रिलेशन अच्छा है तो आप किसी भी बेटे को बुला करके कुछ भी काम करवा सकते हो। लेकिन अगर पापा से ही नहीं मतलब है तो बेटे को बुलाओगे तो डांट पड़ेगी ना, वही वाली बात समझ लो आप यहाँ पे। अभी जितना क्लास कर रहा है कंटिन्यू, इसमें तो पूरा है ना सर? हाँ हाँ, अभी मेरा जो ये जो 9 बैच है ये लगभग कंप्लीट हो गया। 8 से 9 वाले में अभी आरएलसी प्लस पीएलसी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और बाकी जो बैच 8 था, बैच 7 था, बैच 6 था, ये सब पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो जिसको पूरा कंप्लीट बैच चाहिए वो हमारा वो बैच परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। जिसको लाइव क्लास पढ़ना है वो हमारा जो ये बैच चल रहा है 9 से 10 वाला, इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और कुछ भाई साहब? सर अगर मान लिया बीच में दूसरा बैच हम लोग ज्वाइन कर भी लेते हैं, तो जब हमें ये इनिशियल स्टेप्स ही नहीं मालूम होंगे तो हम नहीं कैसे समझ में आएगा, वही बात तो मैं बोल रहा हूँ। या तो आप देखो 2 ऑप्शन में बेटर आपको सजेशन दूंगा कि 2 ऑप्शन आपके लिए बेटर है। चलिए मान लीजिए आपका कोई फाइनेंशियल इशू है, आपका इतना बजट नहीं है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा फिर आप ना रिकॉर्डेड बैच लीजिए। वैसे रिकॉर्डेड बैच का तो प्राइस अभी 8,000 है, लेकिन ये अभी मेरा डिस्काउंट में 5,000 में चल रहा है, मतलब जितना लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ है। अब रिकॉर्डेड बैच में आपको ना 100 प्लस लेक्चर मिलेंगे, 100 प्लस लेक्चर मिल जाएंगे, आपको पूरा सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मैं इंस्टॉल भी करवा दूंगा रिकॉर्डेड वाले को, इतना सपोर्ट मैं दे दूंगा। आप लेक्चर देखिए, जहाँ भी आपको सस्पेंस होता है तो मुझसे आप मैसेज पे बात करके उसका मतलब पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ क्यों सस्पेंस होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि पूरा जी, इसमें पूरा जो है आपको आरएलसी, पीएलसी, एचएमआई, बीएफडी हर एक चीज़ कंप्लीट मिलेगा। स्काडा भी? हाँ, स्काडा वगैरह सब कुछ इसमें मिलेगा। और जिसको भाई लाइव क्लास पढ़ना है, समझना है, जैसे अब देखो लाइव क्लास में आप मुझसे इतना सारा कुछ पूछ पा रहे हो, है ना। लाइव क्लास में आप पढ़ रहे हो, आप मुझसे सारा कुछ पूछ पा रहे हो, सारी बातें कर पा रहे हो, आपका एक ग्रुप भी है, आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन रिकॉर्डेड में मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि भाई रिकॉर्डेड में फिर मुझसे कोई मतलब मुझसे कोई वो नहीं है आपका। हाँ, कुछ इशू फंसेगा,
आपको कोर्स से रिलेटेड कोई इशू होगा, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो आप मैसेज करोगे, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। लेकिन जितना मैं अपने लाइव क्लास वाले को टाइम दे रहा हूँ, रिकॉर्डेड वाले सोचेंगे उतना मैं टाइम दूँ तो मुश्किल है, क्योंकि इस हिसाब से देखूंगा तो मेरे पास 1000 स्टूडेंट कोर्स परचेज किए हुए हैं। तो भाई जो बंदा कम पैसा दिया और जिससे मैं ज़्यादा पैसे ले रहा हूँ, तो अगर मैं उसको भी उतना टाइम दे रहा हूँ, इसको भी उतना टाइम दे रहा हूँ, तो मतलब दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो इसीलिए मैं जो बात है मैं खुल के बोल रहा हूँ कि भाई मेरा जो लाइव स्टूडेंट होता है उनको पर्सनली सपोर्ट, अगर वो रात को 12 बजे भी मुझे मैसेज करेंगे सर मेरे पास ये इशू है, तो उसके लिए मैं 12 बजे भी रेडी रहता हूँ। लेकिन रिकॉर्डेड में क्या है कि आपको जो इशू है मुझे मैसेज डालो, मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं सपोर्ट करूँगा। मतलब ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं करता हूँ, तो करूँगा उसमें भी, क्योंकि रिकॉर्डेड में सर आपने अभी रिकॉर्डिंग लिया, आप देखेंगे। लाइव में आप मुझसे डेली जुड़ते हैं, मान लीजिए चलो कल का कोई सस्पेंस है तो आज पूछ लेंगे, आज का कुछ सस्पेंस है तो कल पूछ लेंगे, ये होता है लाइव क्लास में। और कुछ भाई? ठीक है, तो अब आते हैं थोड़ा सा अपने और टॉपिक में फिर से। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे सप्लाई के बारे में। तो जैसे मैंने सप्लाई में बताया कि आपका एक एसी सप्लाई होता है, डीसी सप्लाई होता है। एसी में सिंगल फेज और 3 फेज होता है, डीसी में हमारा 0 वोल्ट से लेकर के जितना भी वोल्ट हमको चाहिए वो होता है। और सप्लाई के बारे में सभी लोग लगभग जानते भी थे, लेकिन यहाँ पे बताना जरूरी था। अब आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा हम लोग वोल्टेज और करंट के बारे में समझते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा वोल्टेज के बारे में भी और करंट के बारे में, इससे हम बच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज क्या चीज़ है और करंट क्या चीज़ है? देखो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, हर एक चीज़ प्रैक्टिकल वे में होगा। यहाँ पे कोई आपको रटने वाला थ्योरी नहीं मिलेगा, ना कोई रटने वाला नोट्स मिलेगा। मैं पहले भी बोल दे रहा हूँ और लास्ट में भी बोलूँगा, यहाँ पे जितनी चीज़ें मैं ये लिखते चल रहा हूँ यही आपका नोट्स होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको पीडीएफ दे दूंगा, आपको बोलूंगा इसको पढ़ लेना, या देखो क्योंकि बुक तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हमको बुक वाली चीज़ें नहीं चाहिए, हमको प्रैक्टिकली चीज़ें चाहिए जो हम इंडस्ट्री में काम करें, तो इसीलिए हर एक चीज़ को हम प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। जैसे हम बात करेंगे करंट की, करंट क्या है? तो देखिए जैसे मान लीजिए एक पाइप है, ये मान लीजिए एक पाइप है। अब इसमें जो वाटर का फ्लो होता है, ये वाटर का जो फ्लो हो रहा है ना, इसी को हम लोग करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो वाटर का फ्लो है इसको हम लोग करंट बोल देंगे। अभी मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ कि फ्लो ऑफ द वाटर क्या हो गया? करंट हो गया। लेकिन जब ये वाटर फ्लो हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो प्रेशर जनरेट करेगा ना भाई, मतलब यहाँ पे कुछ वाटर का प्रेशर होगा, तो ये प्रेशर जो है यही होता है वोल्टेज। अब ये मैंने वाटर के कंडीशन में समझायागा। अब इसी को अगर मैं एक वायर के कंडीशन में आपको समझाऊं, तो जैसे मान लीजिए ये एक वायर है, ये क्या है? ये एक वायर है। अब इस वायर में जो करंट फ्लो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में फ्लो होता है। जैसे ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं इसी को हम लोग करंट बोलते हैं। तो जब आपसे कोई पूछे कि करंट क्या है, तो आपको सीधा सीधा बोलना है फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। ओके, मतलब जो म्यूट कर लीजिए भाई, म्यूट कर लीजिए, किसकी तरफ से नॉइज आ रहा है? क्योंकि बाद में अगर आप म्यूट नहीं किए रहोगे, इतना नॉइज करोगे, तो बाद में जो है रिकॉर्डिंग देखने में दिक्कत होगा। तो जब आपसे कोई पूछे कि भाई करंट क्या है, तो आपको सीधा सीधा बोलना है फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो करंट कहलाता है। लेकिन वोल्टेज जब आपसे कोई पूछे कि क्या है, तो मैंने अभी क्या बोला कि जो ये वाटर का फ्लो है इसको तो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लेकिन इस फ्लो होने के लिए जो प्रेशर जनरेट होता है या जो प्रेशर लगता है उसी को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच प्रेशर जनरेट इज कॉल्ड वोल्टेज। मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए जो प्रेशर जनरेट होता है ना, उसी को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। मतलब ये हो गया आपका कौन सा फॉर्म? ये हो गया आपका रटने वाला नहीं, ये आपका समझने वाला तरीका हो गया। ऐसे तो आपने वोल्टेज पढ़ा होगा कि किन्हीं दो छड़ के बीच का विभवांतर जो होता है, ऐसा पढ़ा होगा आपने डिफिनेशन। ओम्स लॉ जब आप लोग पढ़े होंगे, हम भी पढ़े थे, ऐसा बात नहीं, लेकिन वहां पे हमको कभी समझ में नहीं आया वोल्टेज और करंट है क्या चीज। लेकिन जब हमने इसको प्रैक्टिकली वे में समझा कि वोल्टेज और करंट क्या है, तो हमको ये बात समझ में आ गया कि भाई हमारे घर में जो एक पाइप लगा हुआ है, उस पाइप में जो पानी का फ्लो है वो करंट हो गया,
और उसमें जो प्रेशर लग रहा है वो क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। तो जब कोई भी आपसे करंट और वोल्टेज के बारे में पूछेगा और आप इस तरीके से बताएंगे तो उसको भी एक बात ये समझ में आएगा कि नहीं, बंदा समझा हुआ है, ये रटा हुआ बंदा नहीं है। ठीक है, हमको रटा हुआ डेफिनेशन कुछ भी नहीं बताना। तो ये वोल्टेज और करंट का बात हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे हो गया आपका फेज सप्लाई के बारे में। अब यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज जानना है पावर के बारे में। पावर क्या है भाई? तो पावर को हिंदी में बोलते हैं शक्ति। कहते हैं ना किसका कितना पावर है। ठीक है, तो पावर मतलब शक्ति। तो पावर जो है सिंगल फेज के लिए पावर का फार्मूला अलग होता है, और थ्री फेज के लिए पावर का फार्मूला अलग होता है, और डीसी सप्लाई के लिए पावर का फार्मूला अलग होता है। तो पावर का फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर डीसी सप्लाई। जब डीसी सप्लाई का पावर कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे? सिंगल फेज का पावर कैलकुलेट करना होगा तब कैसे करेंगे? और जब थ्री फेज का पावर कैलकुलेट करना होगा तब कैसे करेंगे? अगर पावर कैलकुलेट जान गए ना आप करना, अगर आप पावर कैलकुलेट करना जान गए तो आप अपने घर का लोड भी निकाल सकते हो। और उस लोड को निकालने के बाद में आप उसके बेसिस पे इन्वर्टर का सिलेक्शन कर सकते हो, उसके बेसिस पे आप वायर का सिलेक्शन कर सकते हो, उसके बेसिस पे आप एमसीसीबी, आरसीसीबी, एमसीबी इन सब का सिलेक्शन कर सकते हो, और उसके बेस पे आपको सोलर लगाना हुआ तो उसका भी सिलेक्शन कर सकते हो। मतलब सारा का सारा गेम किसका होता है? पावर का होता है। डीसी सप्लाई के लिए जो पावर का फार्मूला होता है P बराबर बी इंटू आई। बी क्या है भाई? तो बी वोल्टेज है, और आई क्या है? तो आई आपका करंट है। वोल्टेज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। और करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। ये बात सभी लोग जानते होंगे। सिंगल फेज में इसी पावर का फार्मूला होता है P बराबर बी इंटू आई इंटू कास फाई। अब आप सोचेंगे कास फाई कहाँ से आ गया? तो ये जो कास फाई है इसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर एक नया वर्ड सुनने को मिल गया कि सर पावर फैक्टर क्या है। अभी मैं बताता हूँ आपको। और यहाँ पे P बराबर बी अंडर रूट थ्री, थ्री फेज में क्या होगा? P बराबर अंडर रूट थ्री इंटू बी इंटू आई इंटू कास फाई। अच्छा, इसमें सिंगल फेज और थ्री फेज में जब कोई डिवाइस के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं ना तो इसमें इफिशियंसी भी जुड़ता है। क्या जुड़ता है? मतलब इफिशियंसी भी कैलकुलेट होता है। तो अब यहाँ पे हमको जानना है पावर फैक्टर के बारे में क्या होता है। तो जब कोई पूछे व्हाट इज पावर फैक्टर तो हम बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट एंगल। फेज डिफरेंस, यहाँ फेज डिफरेंस रहेगा। थोड़ा सा इसको मैं आगे लिखता हूँ। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट वेव। मतलब जैसे कि जब हमारे पास सिंगल फेज या एसी सप्लाई का फ्लो होता है, तो जैसे ये हमारा मान लीजिए एम्पियर का फ्लो हो गया, तो ऐसे यहाँ पे एक वोल्टेज का भी यहाँ पे फ्लो होता है। तो ये जो वोल्टेज का मान लीजिए हो गया ये, और ये हो गया मान लीजिए किसके लिए? एम्पियर के लिए हो गया, करंट के लिए। तो इनके बीच में जो फेज एंगल का डिफरेंस होगा ना, फेज का जो डिफरेंस होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। फेज एंगल, एंगल यहाँ पे छूट गया है, इसमें मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, फेज एंगल डिफरेंट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट वेव। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। इसका मैं पावर फैक्टर का वेव का इमेज मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो पावर फैक्टर, अच्छा पावर फैक्टर भी कैलकुलेशन करके हम लोग निकालते हैं। और पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए एपीएफसी पैनल बनाते हैं। पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एपीएफसी पैनल बनाते हैं। और इसमें लोड होता है, उस लोड के बारे में और कैलकुलेशन करने के बारे में भी मैं आपको सिखाऊंगा। मतलब कैलकुलेशन का पूरा एक पार्ट ही होगा जिसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो वोल्टेज और ये करंट, इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर निकालने के लिए आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। पावर फैक्टर इज इक्वल टू रियल पावर अपॉन अपीयरेंट पावर। अब रियल पावर क्या है और अपीयरेंट पावर क्या है? तो रियल पावर किसको बोलते हैं, अपीयरेंट पावर किसको बोलते हैं, केबीआर क्या है, केबीए क्या है, किलोवाट क्या है, ये सारी बातें जो है कल के क्लास में होगा। इससे आगे की क्लास कल शुरू होंगी। मतलब क्लास पूरा दमदार होने वाला है, आपका पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल क्लियर हो जाएगा। और आप ये जो चीज़ें हैं ना,
ये इंटरव्यू बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी के सामने आप बैठोगे तो आपका भी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड से हो तो एक नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए भी बेटर चीज़ है, और इलेक्ट्रिकल में काम करोगे तो ये सारी चीज़ें मतलब ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। तो आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करूँगा भाई मेरे, और बाकी जिसका अभी तक जितना मैंने बताया, अगर इसमें कोई भी सस्पेंस हो तो मुझसे पूछ लीजिए, और अगर नहीं सस्पेंस है तो यहीं से क्लास हम एंड करेंगे, और फिर मिलेंगे इसके आगे हम लोग कल। बोलिए। जो सर जो पावर फैक्टर आप बोले वो तो लोड जैसे रेजिस्टिविटी लोड होता है, है ना, यहीं पर वो लोड अनुसार से फर्क फर्क होता है ना सर? जी जी जी, मैं क्या बोला अभी यहाँ पे जो मैंने पावर फैक्टर मेंशन किया, तो इसमें मैंने आपको दिखाया कि इसमें 3 टाइप के लोड होते हैं। एक अपेरेंट पावर होता है, ठीक है, एक रिएक्टिव पावर होता है, ठीक है, और एक आपका एक्चुअल पावर होता है। तो ये मैं तीनों चीज़ें आपको कल समझाऊंगा, पावर फैक्टर के बारे में भी मैं कल समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें फिर आपको पावर फैक्टर में, जैसे आपने देखा होगा कि पावर फैक्टर के लिए एपीएफसी पैनल लगता है, वहाँ पे आप देखोगे कैपेसिटर बैंक लगा रहता है। तो कैपेसिटर बैंक कितने कितने का लगाना है और पावर फैक्टर कितने टाइप का होता है, ये सारी बातें कल की क्लास में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जी सर। जी, तो रिकॉर्डिंग में स्टॉप करता हूँ।